चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कलिंग का चेदी या महामेघवाहन वंश। हम लोग अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं कलिंग के बारे में जो पूछते हैं, जैसे कि अभी अशोक के बारे में पहले भी देख चुके हैं हम लोग, कलिंग विजय हुआ था। अच्छा, कलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा है वही हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि हम लोग कई बार देख चुके हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया, तो वही खारवेल। ये चर्चा हम लोग बहुत बार, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन इतना बार देखे हैं कि अब तो थक चुका है मन, मतलब देखते देखते। आज थोड़ा सा हम लोग ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने का हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी अभिलेख के बारे में जब आप पढ़ते हैं ना तो पूरा का पूरा उस वंश के बारे में, उस शासन के बारे में अच्छे से पता चलता है। हम जिस खारवेल की बात करते हैं वो खारवेल इसी चेदी वंश या फिर इसको महामेघवाहन वंश जो है उसी के शासक थे। ध्यान दीजिएगा कि जब अशोक का जब हम पढ़ रहे थे, अशोक का वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो अशोक चूँकि कलिंग पे अभिलेख कलिंग पे हमला करता है, और हमला करने के बाद के जो उसके बाद फिर क्या होता है, मतलब बाद में तो ये हुआ कि कलिंग को फिर उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद कौन कौन सा शासक वहाँ पर आता है इसके बारे में हमारे पास डिटेलिंग नहीं है उतना पता कि उसके बाद कौन कौन से शासक आया। चूँकि हाथी गुम्फा अभिलेख के वजह से हमको खारवेल के बारे में पता चलता है। अगर ये अभिलेख नहीं होता तो शायद हमें कलिंग के बारे में और कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाता। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉपर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो खारवेल पर ही विशेष होगा। खारवेल के शासन के बारे में पता होगा और खारवेल के द्वारा जितने भी क्षेत्रों को ये जीतते हैं ये पता चलेगा। कलिंग कल तक का बहुत ही कमज़ोर था। जब अशोक जब हमला किए थे कलिंग पर तो उस समय क्या था, कलिंग बहुत ही कमज़ोर क्षेत्र था उस समय। बहुत कमज़ोर आप नहीं कह सकते हैं, बहुत कमज़ोर कहने का मतलब ये है चूँकि अशोक खुद इतना ताकतवर थे कि आपको कलिंग के शासक वहाँ पे कमज़ोर लगते थे, है ना। अब देखते हैं कि ये जो कलिंग इसके बारे में जो पढ़ रहे हैं, खारवेल के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। कहाँ के? चेदी वंश के। उस कलिंग नरेश में जितने सारे थे उसमें खारवेल बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था, और ये जैन धर्म का संरक्षक था। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो है किस धर्म को मानते थे। ये जैन धर्म को फॉलो करते थे, जबकि अशोक जो है बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। और ये तीसरा शासक था कहाँ का? चेदी वंश का। यानी इसके पहले जो शासक आए होंगे उसके बारे में हमारे पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, खारवेल के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग ये जान गए कि खारवेल जो है जैन धर्म का संरक्षक था। अच्छा, इन्होंने क्या किया जैनियों के लिए, यानी कि जैन लोग जो जैन लोग के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, जैन लोग जो मानते हैं, उन जैनियों के लिए उदयगिरी एवं खंडगिरी का जो वहाँ का जो पहाड़ी है, जो कि वर्तमान में जो भुवनेश्वर है वहाँ पर आपको ये पहाड़ी देखने को मिलता है, उसी जगह वहाँ पर उनके लिए गुफा बनवाया था। उस गुफा का नाम क्या है? गुफा रानी व अनंत गुफा इसको कहते हैं। तो कई बार ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अनंत रानी या फिर जो है गुफा रानी जो है वो किन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो अब ये अच्छा यहीं पे इसी उदयगिरी के जो पहाड़ी की जो बात करते हैं, इसी उदयगिरी के पहाड़ी के पास जो एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। अच्छा, अभिलेख कहने का सेंस ये है कि वो पत्थरों का होगा, उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी गई होगी। तो उसके बारे में क्या दिखे इसमें? जो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी है? ये जो खारवेल का जो शासन रहा है वो कुल मिला के लगभग 13 वर्ष का शासन करता है। उस 13 वर्ष का जो है शासन के बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन क्या है कि जनगणना का सबसे पहला साक्ष्य, सोचने वाली बात है, जिस जनगणना को आज जो 10-10 साल के गैप पर जो हम आज देख रहे हैं, ये जनगणना एक समय बहुत पहले, वो भी उस समय की बात सोच लो, यानी कि ईस्वी से पहले की बात है। तो उस समय जो है जनगणना का जो पहला साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में चर्चा भी है, और इसमें क्या बताया गया कि कलिंग में लगभग 35,000 लोग जो है रहते हैं। तो कलिंग का डेमोग्राफी भी आपको पता चल गया कि तकरीबन 35,000 लोग रहते हैं। आजकल तो 35,000 लोग तो एक छोटा मोटा शहर में रहते हैं, शहर कहते हैं, एक वार्ड में रहते हैं। अभी के हिसाब से तो ये 35,000 कुछ भी मतलब कोई बड़ा फिगर नहीं है। अब देखिए, ये जो विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र है भारत का जो विंध्य पर्वत का जो नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, जो उसके दक्षिण का जो क्षेत्र है, वहीं पर आपको जो है इस जगह पे चेदी वंश या फिर सातवाहन का मिलेगा। आपको हम सातवाहन का इसलिए बताएं क्योंकि अभी इसका बताएंगे आगे चल के ये सातवाहनों को भी हराते हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा हम जोग्राफिकल बता दिए कि ये किस जगह पे कलिंग या चेदी जो महामेघवाहन वंश है वो किस जगह पे, इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताया आपको।
अब इस हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में जो और थोड़ा सा डिटेलिंग है उसको हम इस तरफ लिखें। थोड़ा सा गजमज लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से इसको थोड़ा समझिएगा, मेरी बातों को कंसंट्रेट होकर सिर्फ सुनिएगा, आराम से समझ में आएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पूरा डिटेलिंग, हम यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियो को हम चेक किए, उसके बाद नोट्स को भी चेक किए, वहाँ पर भी हमें थोड़ा डिटेलिंग का कमी लगा। इसलिए हम क्या किए कि सारे ही सोर्स को हम कलेक्ट करके फाइनली आपके सामने हम रखने का कोशिश किए। जितना मेरे पास हो सका हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में कोशिश किए बताने का। देखिए इसके बारे में क्या लिखा, इसमें राजा के जीवन और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। किस राजा का वर्णन होगा? उसी खारवेल के बारे में वर्णन है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्णन है वो एक साथ नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा राजा का एक साथ पूरा कहानी जो है लिख दिया, नहीं, हर एक साल पर उनके बारे में चर्चा लिखी जाती थी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो नया जो नोट्स तैयार हो रहा था वो हर एक साल के उपलब्धियों के आधार पर, चलो भाई इस साल खारवेल ने ये काम किया, चलो ये वाला लिख दो, फिर अगले वर्ष फिर दूसरा काम कुछ करे किए होंगे, अभी देखेंगे कौन कौन सा वो काम करते हैं, फिर तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पाँचवें वर्ष, इस तरह से उनके जो वर्षवार तरीके से, मतलब हर एक ईयरली वाइज करके उनके बारे में लिखा जाता है, इनकी उपलब्धियों का। तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख का सबसे खास बात है कि इसमें जो है पूरी तरह से एक ही बार में पूरा चर्चा नहीं है, अलग अलग साल उसमें लिखा जा रहा है, ठीक है। तो एक साथ नहीं बल्कि वर्षवार यानी कि ईयरली वाइज अलग अलग किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें इसमें क्या बताया गया, जरा सा देखना। इसमें खारवेल के 24 वर्ष, चूँकि खारवेल के बारे में क्या बताया गया है कि जब ये 24 वर्ष की अवस्था में थे तब ये शासक बने, और ऐसा माना जाता है कि एक राजा के अंदर जैसे उनके अंदर लेखन प्रणाली बहुत ज़बरदस्त था, वो अच्छा लिखना जानते थे, कानून के भी बहुत अच्छे जो है ज्ञाता थे, गणित के बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छा नॉलेज था उनके पास, गणित का भी नॉलेज था, और वित्त यानी कि फाइनेंस। एक राजा के अंदर ये उम्मीद किया जाता है कि ये सारे ज्ञान उनके अंदर होना चाहिए, और ये सारे ही ज्ञान इनके पास था। खारवेल इस मामले में बौद्धिक रूप से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान थे। तो आप इंटेलेक्चुअल तरीके से देखो तो बहुत ही समझदार व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, और देख लो इनके द्वारा जो किए हुए कार्य आप जब देखोगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई में ये टक्कर के राजा थे। मतलब अगर उस समय मगध पर कोई शासक जो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब ये फिर बाद में मगध पर हमला करेंगे, और हमला करेंगे तो मगध का ईंट से ईंट बजा देते हैं ये, क्योंकि मगध बाद में जाकर के कमज़ोर हो चुका होता है। हम पढ़े थे ना कि मगध के शासक धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं। मगध पर कई सारे वंशों का भी राज रहता है। तो गद्दी प्राप्त, देखो अच्छा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हम समझा आपको कि खारवेल जो है वो गद्दी पर कब बैठा, 24 वर्ष की अवस्था में बैठा, और ये इतने सारी चीज़ों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये देखते हैं कि ये गद्दी प्राप्त जब ये गद्दी इनको मिला 24 वर्ष की अवस्था में, जब इनको गद्दी मिला तो उसके बाद इनके द्वारा किए गए कार्य क्या थे। सबसे पहला वर्ष इन्होंने क्या किया, कलिंग का जो राजधानी उस समय था उस राजधानी का रिकंस्ट्रक्चर्स किया, मतलब राजधानी को थोड़ा बेहतर बनाया, उसकी सुरक्षा के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से उसको मजबूत बनाया, क्योंकि किसी भी राजा के लिए राजधानी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। अगर आप राजधानी को बेहतर तरीके से, अगर आप जैसे कि पाटलिपुत्रा भी एक समय राजधानी था, राजगीर भी एक समय मगध की राजधानी थी, तो जब हम देखते हैं कि दोनों ही तरफ, चाहे वो मगध की जो राजधानी थी, चाहे वो राजगीर हो या फिर पाटलिपुत्रा हो, तुम देखना कि वहाँ पर जो है राजधानी का सुरक्षा की व्यवस्था ज़बरदस्त तरीके से होता है, ताकि मतलब क्योंकि बाहरी आक्रमणकारी वहाँ पर हमला ना कर सके। तो राजधानी अगर आप सेफ करके रख लेते हो तो बाकी तो आप लड़ लोगे किसी से भी। तो वो यही किया। खारवेल को पता था, खारवेल को ये बात पता था कि हमको सबसे पहले अपनी राजधानी को मजबूत करना पड़ेगा, तो राजधानी को रिकंस्ट्रक्चर्ड किया, पुनर्निर्माण किया उसको। उसके बाद फिर ये दूसरा वर्ष क्या करता है, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिनके बारे में बार बार हम लोग समझते हैं, सातकर्णी की शक्ति को ललकारा। सातकर्णी उसमें बहुत ताकतवर थे। सातकर्णी उस समय जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे बहुत ही मजबूत शासक थे, उनको चैलेंज देना वो कोई आम बात नहीं था। हम पढ़ेंगे इनके बारे में, सातकर्णी के बारे में आगे चल के। सातकर्णी को ललकारा, सिर्फ ललकारा ही नहीं, उनको बुरी तरह से पीटा गया, उनको हराया। और हराने के बाद क्या होगा, जो ये जो मूसिक नगर था, जो इनका क्षेत्र पड़ता था, सातकर्णियों के क्षेत्र में था, उसको बर्बाद कर दिया पूरी तरह से, और उस क्षेत्र को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। तो सातकर्णी जैसी ताकतों को हराना, आप समझ लो कि खारवेल के पास नॉलेज के स्तर पे देख लो कितना ज़बरदस्त था। तो सातकर्णी को तो कुछ समझ नहीं रहे थे। उसके बाद तीसरे वर्ष के बारे में जानकारी यहाँ से कुछ खास नहीं मिलता है, तो हम लोग सीधा चौथे वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। चौथे वर्ष के बारे में बताता है कि जो बरार का जो क्षेत्र में कुछ राजा थे, राजा भोजक और राठिर,
इनको भी निपटाया। जब इनको कुछ नहीं बूझा तो ये भोजक और आठिल तो वो तो मतलब कह लो कि क्रिकेट में जैसे सिंगल लेना होता है ना, वैसा है, वैसी वाली बात है। तो इनको भी हराया गया। 5वां वर्ष में फिर क्या करते हैं, पुराना जितना भी सारा नहर था, क्योंकि इनका काम देखो, खारवेल भी चाहते थे कि हम लोक कल्याणकारी काम करें। तो लोक कल्याणकारी काम आप कब करोगे? सीधी सी बात है कि वहाँ पे कृषक समुदाय तब भी बहुत थे। किसानों के लिए काम करने का मतलब है कि आपको सिंचाई व्यवस्था बेहतर करना पड़ेगा, इरिगेशन सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नहरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो क्या कि जितना भी पुराना नहर था, सोचो वो सब नहर जो 300 साल पहले जो है ये लोग बनवाए थे, नंद के जो महापद्मनंद और घनानंद के समय में जो बनता था, वो जितना भी वो जो बनवाए थे वो सारे नहर का जो है रिकन्स्ट्रक्टेड करते हैं, मतलब नहर को साफ़ करवाते हैं, उसके जो गाद वगैरह होते हैं उसको साफ़ करके, झाड़ी वाड़ी साफ़ करके अब उसको फिर बेहतर कर देते हैं। तो आराम से खेत तक पानी पहुँचेगा और उस पानी का इस्तेमाल क्या करेंगे लोग? सिंचाई के रूप में करेंगे। अच्छा, सिंचाई के रूप में करेंगे तो लोगों का क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो कर की लागत भी, कर की जो प्राप्ति है वो क्या होगी? बढ़ेगी। अधिशेष की स्थिति होगी तो राजा क्या होगा? राजा की स्थिति बेहतर होगी। तो नहर का इस्तेमाल इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से किया और पुराना नहर जितना भी था सबको अच्छे से करवाया गया, ठीक ठाक करवाया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जीर्णोद्धार कहते हैं जिसको, जीर्णोद्धार। ठीक है, यह हमारा हो गया। अच्छा, कलिंग के बारे में जो अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि जब वो शासन के 8वें वर्ष और 9वें वर्ष दोनों साल, ध्यान रखना, ये बारी बारी करके मगध पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करते हैं और वहाँ के राजा को मतलब कस के पीटते हैं। 8वां वर्ष जो गए तो उस समय तो चलो कुछ खास नुकसान नहीं पहुँचाए थे मगध का, लेकिन जब 9वां वर्ष जब गए, जब मगध पर आक्रमण किए तो वो उस समय ज़्यादा मगध को नुकसान पहुँचाए। और यही छोड़ो, एक जो है प्रतिमा था, मूर्ति, एक जैन तीर्थंकर का जब कलिंग पर हमला हुआ था ना, तो मगध के जो वहाँ के जो यहाँ शासक जो आए थे, यहाँ से मूर्ति लेके चले गए थे, अपने वहाँ पे मगध में जो स्थापित किए थे। ये क्या कि दोबारा गए फिर उस मूर्ति को उठा के वहाँ ले आए कि बेटा तब तो हीरो बन रहे थे बहुत, अब मेरा टाइम आ गया। तो जब इनका टाइम आया, ये जा कर के पहले तो कस के पीटा मगध वालों को, उसके बाद वहाँ से जो जैन तीर्थंकर की मूर्ति थी वहाँ से उठाया और फिर वहाँ से ले आया। अच्छा, सिर्फ मूर्ति ही नहीं लाया, बहुत सारा धन संपत्ति बहुत सारा लाया, हाथी लेकर आया, तो वहाँ से लकड़ी का बहुत सारा सामान लेकर आया, वहाँ से बहुत सारा पैसा वैसा, सोना चांदी सब लेकर के आया, जम के लूटा है खारवेल। और वहाँ से जितना सारा जो धन लाया, उस धन का क्या किया? उड़ीसा में बहुत सारे जो मंदिर आप देख रहे हो वो बनवाया था, ये मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और जैन धर्म के संरक्षक थे वो तुम पहले ही बता दिए। जैनियों के लिए देखो फिर से दोबारा ये मूर्ति भी ले आते हैं और उनके लिए गुफा वगैरह भी बनवा रहे हैं। उसके बाद जब इनका शासन का अगर हम बात करें 13वां वर्ष, तब ये क्या किए? अच्छा, जन कल्याण तो ये पहले से कर रहे थे, उस साल भी जन कल्याण किए थे, लोगों को मतलब बेहतर सुविधाएं देने लगी, हॉस्पिटलिटी, स्वास्थ्य सुविधाएं, सब चीज़ दिया उन्होंने लोगों, आम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया। किसी भी देखो, इनका प्रशासन करने का तौर तरीका भी अच्छा था, न्यायिक व्यवस्था बहुत बढ़िया था, एकदम लोक कल्याणकारी इनको राजा कहा जाता है। ये फिर किसको हराते हैं? पांडे शासक, याद है, चोल, चेर, पांडे, आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले दक्षिण भारत के बारे में। इनको भी फिर निपटाया, मतलब आसपास के जितने सारे जो थे सबको बारी बारी करके निपटाते हैं और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो अपने कैप्चर में कर लेते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाओ कि खारवेल कितना ज़्यादा मजबूत शासक था। तो ये जितना सारा चीज़ जो हम लोग पढ़े डिटेलिंग करके, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी कहाँ से हमें मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी मिलता है। तो कुल मिला के आज का वीडियो का हमारा यही मकसद था कि हम लोग हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पूरा डिटेलिंग से हम लोग पढ़े, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा इसके बियॉन्ड जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इतना पर्याप्त है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो अगला वीडियो जो तैयार होगा हम लोग का, वो होगा सातवाहन वंश के लिए। और अगर आपको वीडियो में अगर कुछ भी लगे, किसी भी प्रकार का जो एरर वगैरह कहीं पे कोई मान लो कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट में अगर कहीं लगा कि नहीं सर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, चीज़ों को फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर से।